Let's start with our class. Now, what is assessment? Please write down your answer. Assessment क्या हो के ख्याल में? जज़ा और सजा? Assessment is nothing but obtaining information. आप कुछ information gather करते हैं, लेकिन ये information informal नहीं होती है, बाकायदा एक formal तरीके से information obtain की जाती है. और ये information क्या होती है? ये information होती है कि आपके कैंडिडेट ने रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस अटेन कर ली है या नहीं की है. So assessment is nothing but a formal action through which you obtain information about the competence and performance of a candidate. This is assessment की बहुत सारी definitions हैं, लेकिन simple 3 चीजें याद रखिए कि assessment gathering of information है through a very formal action. और फॉर्मल एक्शन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि स्टूडेंट शुड नो कि कब उसकी असेसमेंट होगी, कितने घंटे की असेसमेंट होगी, उसके कितने मार्क्स हैं, वो कैसे मार्क्स डिलीवर होंगे स्टूडेंट्स को. तो जब आप ये सारी चीजें प्लान करते हैं थ्रू अ फॉर्मल एक्शन प्लान, then this becomes an assessment. और ये इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में की जाती है? स्टूडेंट की कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस. यहाँ पे देखिए कहीं पे भी मैंने वर्ड नॉलेज नहीं लिखा है कि हम पेशेंट की नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं. मैंने यहाँ पे कहीं भी वर्ड स्किल नहीं लिखी है. मैंने वर्ड कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस लिखा, और आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं ये सिर्फ नॉलेज के बारे में नहीं लेते हैं. ये इंफॉर्मेशन हम स्टूडेंट की स्किल के बारे में नहीं लेते हैं, लेकिन उसकी कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस के बारे में लेते हैं. एंड दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू. लेट्स मूव ऑन. We all do assessment in our daily lives. मिसाल के तौर पे we make decisions by comparing and contrasting different persons, different things, different choices, वगैरह वगैरह in our life. For example, हम लोग रोज खाना खाते हैं, घर पे भी खाते हैं, शादियों में भी खाते हैं, दोस्तों की दावतों में भी जाते हैं, बच्चों को बाहर लेके रेस्टोरेंट में भी जाते हैं. And we all see so many dishes, and then we continuously make decision about the value of this food. Is this food good for me? And then decision becomes कि हाँ जी ये खाना बड़ा अच्छा है और उसको खाना चाहिए, यार ये खाना अच्छा नहीं लग रहा यार, I would not like to have it. Now this appears to be a very simple decision, making decision about the value about a food. लेकिन क्या ये बहुत simple decision है? The answer is no. So many elements and factors need to be taken into consideration. Even एक बर्गर जब सामने आता है तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को इवेल्युएट करना पड़ता है. मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं क्या ये खाना विजुअली अट्रैक्टिव है या नहीं है, क्या ये खाना हेल्दी है, टेस्टी है या नहीं है, हम अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और क्या हमें इसकी इस वक्त जरूरत भी है या हम खामखा इस पे पैसे जाया कर रहे हैं. और हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है उस रेस्टोरेंट के बारे में या उस खाने के बारे में, वो भी हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है. और इन तमाम पैरामीटर्स को जब हम मेंटली इवेल्युएट करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वी कम अप विद अ डिसीजन अबाउट द फूड. क्या ये खाना अच्छा है या ये खाना अच्छा नहीं है. दिस इज व्हाट वी कॉल डिसाइडिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ अ dish. In medical education, we also make value decisions. We make value decisions about the student. Is the student good? Means, has the student acquired the learning objectives and outcomes that we decided at the end of the program? And when we decide about the value of a student, what we are doing? We are actually doing assessment. Similarly, the data from the assessment is collected, and then the medical educationist
in association with quality assurance agent या QEC जो आपके मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में है, उनके साथ बैठ के उस एजुकेशनल प्रोग्राम को देखते हैं. फॉर एग्जांपल, I have been part of MS program at Jaka University. We conduct that program. लेकिन अगर हमारे MS program के हर कैंडिडेट फेल हो इम्तिहान में या पास होने के बाद उसको कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ना मिले, इसका मतलब कि हमारे MS प्रोग्राम ऑफ सर्जरी में कोई फॉल्ट है. और फिर हम फैसला करते हैं कि इस प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए या इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करना चाहिए. When we do that, we call it evaluation. So, assessment versus evaluation is, and assessment is the process by which student is evaluated. It is the assessment or judgment about a student. और उसका पर्पस क्या होता है? या स्टूडेंट को हम सर्टिफाई करते हैं, पास और फेल करते हैं, प्रमोट करते हैं, या हम उसको फीडबैक देके मोटिवेट करते हैं. तो असेसमेंट स्टूडेंट की होती है, एवेल्युएशन एजुकेशनल प्रोग्राम की होती है, और एम इज टू कंटिन्यू द प्रोग्राम, टू इम्प्रूव द प्रोग्राम, या बिल्कुल ही उसको बंद कर दिया जाए. So now we all are well aware what's the difference between assessment and evaluation. So basically assessment का purpose ये है कि the learning outcomes that you set at the start of the educational program, whether they have been met or they have not been met. मोटा मोटा प्रिंसिपल ये है. अब मुझे आप इसके प्रैक्टिकल यूजेस लिख दीजिए कि आप एग्जाम्स क्यों देते हैं. गिव मी द प्रैक्टिकल रीजंस. मैं आपको पहला दे देता हूं रीजन. आप सर्टिफाई करते हैं कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है. एग्रीड? गिव मी अदर रीजन. मान लीजिए सर्टिफिकेशन, एमबीबीएस के एग्जाम में बैठा, फाइनल में पास हो गया. आपने एक सेट लेवल रखी थी जी, 80% होनी चाहिए या 60% होनी चाहिए. whoever achieves marks beyond 80-60% पास और फेल. टू गेट सर्टिफिकेशन, ये तो डॉक्टर अब्दुल्ला मेरा वाला जवाब है. टू सर्टिफाई पास और फेल, चाहे वो ATLS का वर्कशॉप हो, चाहे वो MBBS का कोर्स हो, उसमें आप डिसाइड करते हैं कि इसने ये पास किया या फेल किया. दिस इज वन आंसर, वन रीजन फॉर असेसिंग. शिराज, ये तो वही हो गया ना कि कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस है, पास और फेल, कि जी उसने वो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस अटेन की है तो ये पास है, नहीं किया तो ये फेल है. तो एक रीजन पास और फेल है. द सेकेंड रीजन इज you assess whether patient sorry, not the patient, but is this student, can he be admitted to a program. आपका entry test is a type of assessment. 5,000 सीटें होती हैं, 25,000 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, 5,000 उठाने होते हैं फॉर ए एंट्री टेस्ट. प्रमोट करने के लिए फर्स्ट ईयर से एग्जाम दिया आपने, अब सेकेंड ईयर में चला जाएगा, थर्ड ईयर से लिया तो फोर्थ ईयर में चला जाएगा. प्रमोशन के लिए आप लेते हैं. इसको हम पेशेंट की सॉरी स्टूडेंट की, डॉक्टर पारस, यस आई टेक योर आंसर. लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल रीजंस देख रहे हैं कि असेसमेंट कहाँ कहाँ यूज की जाती है. असेसमेंट किसी भी स्टूडेंट को पास फेल करने के लिए यूज की जाती है, किसी प्रोग्राम में जहाँ पे लिमिटेड सीट्स हो, फॉर एग्जांपल एंट्री टेस्ट, एमडी कैट का एग्जाम है, वहां पे ली जाती है. यू वांट टू प्रमोट द स्टूडेंट टू अ न्यू लेवल, वहां पे टेस्ट लिया जाता है. और एक असेसमेंट होती है जिसमें हम पास फेल की डिसीजन नहीं लेते हैं. हम ये डिसीजन नहीं लेते हैं कि इसने 80% से ज्यादा मार्क्स लिए या नहीं लिए. उस असेसमेंट का सिर्फ ये होता है कि हम स्टूडेंट को असेस करके और उसकी गलतियों को सही करते हैं ताकि वो एक्चुअल एग्जाम में वो गलतियां ना करें. एंड फाइनली इवैल्यूएशन के लिए भी ली जाती है. नाउ वॉच, जो रेड में मार्क है इसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट, और जो ब्लू में है या टील कलर में है, this is known as a formative assessment. So just now you have come across two new terms, formative assessment and summative assessment. जब कुक, खाना बनाने वाला, खुद खाना टेस्ट करता है एक्चुअल गेस्ट्स के सामने रखने से पहले,
तो उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जब गेस्ट खाना खाने के बाद उसके ऊपर कमेंट देते हैं कि बहुत अच्छा खाना था या खाना बेहतर हो सकता था, उसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल that I can provide to you to explain these two type of assessments. इसकी बुलेट नंबर 2 देखिए इस स्लाइड की, क्या ये आपकी कुकिंग से मैच होती है? Formative assessment is to give feedback to your student to improve learning, not to pass or fail. जबकि summative assessment is for certification, तुम पास हो या फेल हो. When the cook tastes his or her own food and improves its quality before actually serving it, this is formative assessment. And once the food is set before the guests, and they give a final version that this is a good food or this is a bad food, this is summative assessment. Formative assessment किसी भी प्रोग्राम के दौरान चलती रहती है, जबकि समेटिव असेसमेंट से हम सब आगाह हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो फाइनल एग्जिट एग्जामिनेशन होता है वो समेटिव असेसमेंट होता है. A good teacher would not only focus on summative exam. हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज के और मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ एनुअल एग्जामिनेशन पे फोकस होती है. पूरा साल बच्चा क्या कर रहा होता है हमें कोई अंदाजा नहीं होता है. वो सही करे या गलत करे वो फैसला जाके एनुअल एग्जामिनेशन में होता है. So as a teacher, it is your responsibility to design formative assessment. You can take mini CEX, which stands for mini clinical evaluation examination. You have CBD, which is case-based discussions, 360. ये सारे tools हैं formative assessment के, और summative के भी अपने tools होते हैं. So please understand that an assessment is not only taken at the end of an educational program. Throughout the educational program, you should have multiple sessions of assessment with your trainees, with your students, under and postgrad students. The purpose is not to pass or fail them. अभी किसी ने मैंने आपसे पहले कहा था फीडबैक का लफ्ज याद रखिए. The purpose of formative assessment is to watch them, identify the weaknesses, give them a feedback on how to improve them so that when they go for summative assessment, those deficiencies are corrected. We already know what is assessment. Assessment is gathering information about the competence and performance of a student through a formal method. We also know why do we assess. Assessment का basic principle ये होता है कि educational cycle में जो learning objectives हमने कोई भी learning objectives आप एक दिन का वर्कशॉप बना लें, उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव के स्टूडेंट्स को हम काउंसलिंग सिखाएंगे या हमने उनको एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन सिखानी है या सीपीआर सिखाना है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस वन डे क्लास और वर्कशॉप द स्टूडेंट शुड बी एबल टू पास एन एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन. आप असेस करते हैं टू चेक वेदर योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैज बीन अटेन्ड और नॉट, एंड इफ अटेन्ड टू व्हाट एक्सटेंट स्टूडेंट्स ने उसको अटेन किया है. ये बेसिक पर्पस होता है असेसमेंट का. असेसमेंट का एक दूसरा पर्पस ये भी होता है कि उससे जो डेटा हमें मिलता है उससे हम अपने प्रोग्राम को एवेल्युएट करते हैं, प्रोग्राम की वर्थ को डिसाइड करते हैं, और फिर जो हाई अथॉरिटीज होती हैं उस बेसिस पे ये डिसाइड करती हैं कि क्या वाकई इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहिए, हम इस पे इतने पैसे खर्च करते हैं, फाइनेंसेस हमारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो शुड बी इज इट अ गुड प्रोग्राम एंड शुड इट बी कंटिन्यूड, और इट्स अ यूजलेस प्रोग्राम एंड दैट इट शुड बी टर्मिनेटेड, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है. हम हर एग्जाम में 25 कंसल्टेंट्स निकाल रहे हैं लेकिन उनको नौकरी देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो इट्स अ यूजलेस प्रोग्राम, इट शुड बी स्टॉप्ड. और इस प्रोग्राम में ये गलतियां, इट्स अ गुड प्रोग्राम बट इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड एंड शुड बी कंटिन्यूड. सो बेसिकली हम असेस इसलिए करते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ असेसमेंट्स. Formative assessment, the purpose is to give feedback to the student so that they can identify their weaknesses and improve. फीडबैक का पर्पस सिर्फ वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना नहीं होता है, बल्कि फीडबैक का पर्पस
अच्छी चीजों को भी फोर्टिफाई करना होता है। Now this is a very absolute statement. असेसमेंट में सिर्फ आप स्टूडेंट की जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, स्टूडेंट की सिर्फ गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, उनकी वीकनेसेस को, डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने असेसमेंट के दौरान जो अच्छी चीजें की हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि बाज दफा हम बहुत सारी अच्छी चीजें अनकॉन्शियसली करते हैं। एंड लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. If you are conducting a mini CEX program as part of formative assessment, and at the end अगर आप अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि मैंने ये देखा कि जब पेशेंट ओपीडी में आई, शी वॉज एन एल्डरली लेडी, तो आपने दरवाजा खोल के उसको सपोर्ट करके कुर्सी पे बड़े कंफर्टेबली बिठाया. अब ये स्टूडेंट ने किया जरूर था, लेकिन अनकॉन्शियसली किया था, उसका उसमें कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं था. क्या? नहीं, क्लास हो गई थी ना 10 बजे। Can you please mute your mic? Thank you. तो अगर आप स्टूडेंट को ये बताएंगे कि मैंने देखा कि जब वो बूढ़ी औरत अंदर आई थी तो तुम खड़ी हो गई थी, तुमने पेशेंट का हाथ पकड़ के कुर्सी पे उसको कंफर्टेबली बिठाया, उसको वेलकम किया, उसको पुट एट ईज किया, तो वो चीज जो उसने अनकॉन्शियसली की थी, जो उसको एहसास नहीं था कि उसने किया था, जब आप उसको फीडबैक देंगे तो वो पॉजिटिव चीज उसकी और स्ट्रांग हो जाएगी और वो अब हर दफा इसको कॉन्शियसली करेगी. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद सिर्फ वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना नहीं होता है, बल्कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ्स को भी आइडेंटिफाई करना होता है, ताकि वो उसको एक परमानेंट एफर्ट के तौर पे यूटिलाइज करें. और पर्पस फॉर्मेटिव असेसमेंट का पास या फेल करना नहीं होता है, स्टूडेंट को का प्रोग्रेस असेस करना होता है और उसको मोटिवेट करना होता है और उसको इम्प्रूवमेंट का मौका देना होता है. Now let us come to the third and the final slot of today's discussion. दो सवाल. Should we use one instrument to assess or should we use multiple instruments to assess our students? And what is a right assessment tool? G. Can I have your answers to this question, please? Multiple, Dr. Hira. Dr. Samina, multiple. Dr. Rabia, multiple. Dr. Mayman, multiple. Right. Now, let's move on. हम आपकी चैट को एक तरफ, let's put it on one side. Please read this. Do we want our undergrads or postgrads to be knowledgeable? Do we want them to be skilled or we want them to be professional? मैं आपका थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं, ठीक है, और मैं आपको धड़ाधड़ बता देता हूं कि थायराइड को कैसे एग्जामिन करना चाहिए, जबानी बता देता हूं. और मैं जब पेशेंट के सामने करने जाता हूं तो मुझे कुछ भी नहीं आता है. तो क्या ये स्किल थर्ड ईयर स्टूडेंट को नहीं आनी चाहिए या फाइनल ईयर स्टूडेंट को नहीं आनी चाहिए? सर आनी चाहिए. मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, आप मेरे एग्जामिनर हैं, मैं आपको जबानी एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट बता देता हूं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन एंड जो भी उसके और लवाजमात हैं, जनरल फिजिक एग्जामिनेशन वगैरह. But I'm not able to do it. I don't have the skill to do it, but I have knowledge. Will you pass me? Will you write down that he is a very efficient and a safe physician? ठीक है सर. तो स्किल भी जरूरी है. स्किल्स भी जरूरी है नॉलेजेबल के साथ. तो यू एग्री कि सिर्फ नॉलेज नहीं, स्किल भी होनी चाहिए. जी जी सर. चले चले, अब नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई है. आई एम ए वेरी नॉलेजेबल स्टूडेंट, मेरी स्किल भी बड़ी अच्छी है, बट माय बिहेवियर विद द पेशेंट इज एक्सट्रीमली बैड. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मुझे बात करने की तमीज नहीं, मैं उठते बैठते उनको बुरा भला कहता हूँ, ना मैं उनसे कंसेंट लेता हूँ, ना एम्पैथी होती है मेरी उनके साथ. तो क्या am I a good medical student? नो सर. तो डू वी ऑल एग्री, हम यहाँ पे 42 लोग बैठे हुए हैं, डू वी ऑल एग्री that we want our students to be knowledgeable as well as skilled, and we also want them to have a good behavior? All three behaviors.
ठीक है। हम में से कितने लोग गए हैं शहर में बहुत बड़े सर्जन के पास, और जब क्लिनिक से निकलते हैं और तौबा करते हैं आइंदा इसके पास नहीं जाएंगे, इसने तो बात ही हमसे सही तरीके से नहीं की, भले बहुत नॉलेज हो, इसको बहुत अच्छा सर्जन हो, लेकिन इस बेवकूफ ने एक दफा भी मेरी खाला से मुस्कुरा के बात नहीं की, ना आंख से आंख मिला के बात की, वो तो अपने कागज पे लिखता रहा, आइंदा तो मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। तो क्या बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट है? जी सर, बिहेवियर भी, प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो आप लोग सब बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट टीचिंग के अंदर, तो क्या हम अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ नॉलेजेबल बनाना चाहते हैं, या सिर्फ स्किल्ड बनाना चाहते हैं, इससे उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए उसके अंदर? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था। सर इसमें सर ये है कि किसी किसी कोर्स का जो है ना रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप सिर्फ उनको एक बेसलाइन नॉलेज देना चाहते हैं उस कोर्स में। आपकी ठीक है। एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती कि आप उनको स्किल्ड बनाएं या प्रोफेशनल बनाएं। तो Right. कुछ बेसिक कोर्सेज में समटाइम्स आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि वो स्किल्ड भी हो प्रोफेशनल हो, उनको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है। सिनेरियोस डिफर करते हैं। जैसे आपने फाइनल ईयर का कहा, यस फाइनल ईयर में तो यू वुड लाइक देम to know about the topic, to be skilled in that, ताकि वो जाके हाउस जॉब कर सकें, और उनका प्रोफेशनलिज्म भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, एनाटॉमी का वाइवा है, तो यू वुड एक्सपेक्ट के उसको पता होना चाहिए कि ब्लड सप्लाई कहाँ होगी, नर्व सप्लाई कहाँ होगी, चाहे उसको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता हो ना हो। समटाइम्स सिनेरियोज कैन वेरी। I can you please introduce yourself? मैं आपका नाम। सर मैं शिराज, डॉक्टर शिराज। डॉक्टर शिराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी बात एब्सोल्युटली सही है कि कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें हमें शायद स्किल की इतनी जरूरत ना हो, हमें सिर्फ नॉलेज की जरूरत हो। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें हमें शायद नॉलेज और स्किल की जरूरत नहीं, लेकिन बिहेवियर की जरूरत है। आई टोटली एग्री, इसमें कोई दो बातें नहीं हो सकती हैं। लेकिन इन अ गुड डॉक्टर, जो आपका और हमारा मकसद है, उसके अंदर हम अपने स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि उनको ये तीनों डोमेन्स होने चाहिए। मोस्ट ऑफ इन मोस्ट सर ऑफ द कोर्सेज एंड मेजॉरिटी, आई टोटली एग्री, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं इसमें इनकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन बाय एंड लार्ज वी वांट आवर डॉक्टर्स वंस पास आउट, either after attaining MBBS or after attaining their fellowship, to be knowledgeable, to be skilled, and to be professional. ठीक है, सो वी बोथ एग्री ऑन टू थिंग्स विच आर करेक्ट अपने एग्री, अपने उसके अंदर। ठीक है, एग्री। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच। सो नाउ we don't want our students to be knowledgeable only, we don't want our students to be skilled only, and we don't want our students to have a good behavior only. We want them to have all three. और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं अ कॉम्पिटेंट डॉक्टर। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक नर्स आती है और आपके भाई का ब्लड प्रेशर लेती है। वो आई, उसने बाजू शर्ट का ऊपर किया, उसको वो बीपी एपरेटस रैप किया, उसने कहा मुझे जरा दर्द हो रहा है, हाँ ठीक है थोड़ा 2 मिनट बर्दाश्त कर लो। उसने प्रेशर लिया, 120/80 लिखा और चली गई। क्या ब्लड प्रेशर सही था? आंसर इज यस, 120/80 ब्लड प्रेशर था। कोई गलती थी इसमें? कोई गलती नहीं थी, उसने बिल्कुल सही रिपोर्ट की। एक आपका पोस्ट ग्रेजुएट आता है, वो आपके भाई को सलाम करता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और मकसद बताता है वो क्या करना चाह रहा है, कि मैंने आपका ये ब्लड प्रेशर लेना है क्योंकि हमें शक है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ ना हो। फिर वो बड़ा कंफर्टेबली उसको बीपी एपरेटस का जो वो है वो रैप करता है, और ब्लड प्रेशर लेने के बाद शुक्रिया अदा करता है और रिपोर्ट करता है 120/80। और अगर आप उसके साथ बैठे हैं और उसे पूछ लेंगे यार ये कौन सी आर्टरी हमने स्टेथोस्कोप रखा था, उस आर्टरी का नाम भी बता दे, और नर्स को पता जी मुझे क्या पता कौन सी आर्टरी थी, तो इन दोनों में से कॉम्पिटेंट कौन? दोनों के जवाब सही हैं, 120/80 है। हु इज मोर कॉम्पिटेंट? जी, द पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हिरा, थैंक यू सो मच। क्यों? बिकॉज एक सिंगल टास्क जो कि
ब्लड प्रेशर लेना थी, उसके अंदर उसने अपनी स्किल भी दिखा दी, उसने सही जगह पे रैप किया, उसने सही जगह पे स्टेथोस्कोप रखा और उसने सही जो रीडिंग है वो भी ली। उसकी स्किल बहुत अच्छी थी, उसके पास नॉलेज भी थी कि उसने कौन सी आर्टरी पे रखा है, और उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। नर्स के पास स्किल जरूर थी, लेकिन ना उसके पास नॉलेज थी और ना उसके प्रोफेशनलिज्म शो किया। तो कॉम्पिटेंसी जो है, क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स phenomenon जो कि which goes beyond clinical skills in a conventional sense. It includes several traits and attributes like a sound knowledge, good skill, right behavior, and professionalism. So, in short, Tawai Chand programs ke, in majority of the programs, we don't want our students to be only knowledgeable or only skilled or only professional. We want them to be competent. प्रॉब्लम ये है कि कॉम्पिटेंसी को असेस करने के लिए चूंकि एक से ज्यादा डोमेन होता है, नॉलेज भी होती है, स्किल भी होती है और बिहेवियर भी होता है, तो कोई भी टूल अब तक नहीं बना है जो तीनों डोमेन्स को एक साथ असेस कर सके। नो सिंगल टूल कैन असेस ऑल थ्री डोमेन्स टुगेदर। तो अगर आपने एक बंदे की या एक स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसी असेस करनी है तो आपको तीनों डोमेन्स को असेस करना है, और कोई भी एक टूल एक डोमेन से ज्यादा को असेस नहीं कर सकता। लिहाजा if you want to check whether your student is competent or not, you need to use more than one assessment tool. Does that make sense now? थोड़ा बहुत कुछ। थैंक यू शिराज। और जहां पे हमने बात की थी कि सिर्फ नॉलेजेबल, एब्सोल्यूट बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपने नॉलेज नहीं चेक करनी, क्योंकि आपने सिर्फ स्किल चेक नहीं करना, क्योंकि आपने बिहेवियर चेक नहीं करना, आपने तीनों को चेक करना है। और कोई भी एक टूल, फॉर एग्जांपल एमसीक्यू सिर्फ नॉलेज को चेक करता है, तो एक टूल यूज करेंगे तो आप कॉम्पिटेंसी चेक नहीं कर सकेंगे। लिहाजा एक अच्छे असेसमेंट प्लान के अंदर आपके पास एक से ज्यादा असेसमेंट टूल होने चाहिए, तभी आप उसकी एक हॉलिस्टिक इंप्रेशन बना सकेंगे स्टूडेंट की कि इसकी नॉलेज कितनी है, इसकी स्किल कितनी है और उसका बिहेवियर लेवल क्या है। So the answer to the question is that we earlier asked, should we use one tool or should we use more than one tool? The answer to this question is, for a good assessment plan, a good teacher should use more than one tool. And for this, I would like you to take, जिसका नाम आप सबने सुना हुआ है, Miller's Pyramid या Miller's Prism. ये जो साफ साइड पे नजर आ रहे हैं, he was a psychologist, और in 1990 he proposed 4 levels of clinical competence, और इसको हम कहते हैं Miller's Triangle. Miller's Triangles की 4 लेवल्स होती हैं। ये जो 10 लेवल है, हमारी कोशिश, अच्छे टीचर की कोशिश ये होती है कि मेरा स्टूडेंट इस लेवल पे हो। जो सबसे नॉविस होगा, जो अर्ली स्टूडेंट होगा, वो कहीं यहाँ बैठा होगा नोज लेवल पे। लेकिन I want my student to be at the does level, and I'll tell you what knows how, shows and does is। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन let me explain them for those who do not know what these levels are, and to revise for them who already know what this triangle means. Next slide में हम इसको explain कर देते हैं। जो सबसे नीचे लेवल होती है वो नोज लेवल होती है। The student knows some knowledge। मुझे हाँ पता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है, शायद पल्पिटेशन होती है कुछ, उसमें हम हाथ रख के एब्डोमिनल फील करते हैं, परकशन भी होती है। ही हैज सम नॉलेज अबाउट समथिंग। मिसाल के तौर पे मुझे पता है यार लाल बत्ती पे गाड़ी रोकनी चाहिए, ये नोज लेवल है।
knows how ही कि उसको उस नॉलेज को अप्लाई करने का तरीका आता हो। आपको मेरी आवाज आ रही है? Somebody can give me just out Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, We sir. can hear you. clear। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो नोज है कि ही द पर्सन नोज समथिंग अबाउट समथिंग। फॉर एग्जांपल मुझे पता है लाल बत्ती पे गाड़ी रोकनी है। knows how is he knows how to apply that knowledge। वो आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का पूरा तरीका वर्बेटम बता दे कि जी मैं पहले पेशेंट को सीधा लिटाऊंगा, मैं उसके फुट एंड पे खड़ा होऊंगा, उसका एक्सपोजर ये होगा, मैं इंस्पेक्शन पे ये चीजें देखूंगा, देन आई मूव ऑन टू tell patient I'll warm my hands and I'll sit by the side of the patient so that my fingers do not poke into the abdomen. I'm going to palpate this, I'm to palpate this, then I'm going to percuss, and finally I'm going to auscultate and do a digital rectal examination। This is knows how to apply that knowledge। या मैं आपको बताऊं कि जी मैं गाड़ी में बैठा हूंगा, जैसे ही लाल बत्ती होगी मैं एक्सेलरेटर से पाँव हटाऊंगा और मैं ब्रेक के ऊपर पाँव रखूंगा, और वो जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग है उससे थोड़ी सी पहले मैं गाड़ी को स्टैंड पे ले आऊंगा एंड आई वेट फॉर द लाइट टू टर्न एम्बर एंड देन ग्रीन। आई नो हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज। ये नोज हाउ है। शोज इज के वो बंदा जिसको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आपको बता चुका हो, वो आपको करके भी दिखाए। दिस इज शोज। या मैं गाड़ी चला रहा हूं, आप मेरे साथ बैठे हुए एज माय ट्यूटर एंड आई एक्चुअली टेक यू टू अ सिग्नल एंड शो यू हाउ आई विल स्टॉप ऑन द रेड लाइट। दिस इज शोज हाउ। जो नॉलेज मुझे है उसको मैं करके भी दिखाऊं। डस क्या होती है? रियल लाइफ में मेरे साथ मेरा ट्यूटर मौजूद नहीं है, मेरे सामने कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लाल बत्ती पे जाके गाड़ी रोकूं। या एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो मैंने अपने कंसल्टेंट को करके दिखाई थी रूम के अंदर, वो मैं ओपीडी में भी वैसे ही करूं जब मुझे कोई देख नहीं रहा हो। दीज आर द 4 लेवल्स। Knows is when you have some knowledge, knows how, when you explain how to apply that knowledge, shows is by actually applying that knowledge in a controlled environment। And does is in real life। आप सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी में बैठे हो, आप अपनी क्लिनिक में बैठे हो जहां पे आपको कोई देख नहीं रहा हो, if you apply that knowledge in your real life, this is does level। and I'm sure हम सब अच्छे टीचर्स हैं या बनेंगे, हम अपने स्टूडेंट को नोज लेवल पे नहीं छोड़ेंगे, हम अपने स्टूडेंट्स को नोज हाउ लेवल पे नहीं छोड़ेंगे। नोज हाउ लेवल पे डॉक्टर फैसल अली आपको अपेंडिसेक्टमी पे 1 घंटे का लेक्चर दे दें बेहतरीन पावर पॉइंट स्लाइड्स पे, और आप बड़े खुश हो जाएंगे, इसको तो बड़ी नॉलेज है अपेंडिसेक्टमी के बारे में, लेकिन आखिर में कहूँ यार मैंने निकाला आज तक एक भी नहीं है। बाकी आप आ जाए, दाखिल हो जाए, मैं कल ऑपरेट कर देता हूँ। आई एम श्योर कि आप में से एक आदमी भी मुझसे अपेंडिक्स नहीं निकलवाएगा। So we want our students to be at least at shows how level, and this is what you should aim। प्रॉब्लम ये है कि shows how लेवल के लिए आप कोई एक टूल यूज नहीं कर सकते हैं। ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की थी, इसको देख लीजिए आप। These are the 4 hierarchical levels of Miller's triangle। Knows is he knows something about abdominal examination, he knows something about stopping at the red light। Knows how is he explains to you how to do an abdominal examination। और वो आदमी जो कि गाड़ी का लाइसेंस लेने गया है, वो आपको जबानी बता दे कि लाल बत्ती पे कैसे रुकना है। शोज लेवल पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, ऑस्की के अंदर, वो आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके दिखाए। या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पुलिस जहाँ पे बैठी हो, वो जो आपको लाइसेंस देना, वो साइड पे बैठा हो, आप लाल बत्ती पे उसको रोक के दिखा दें। और ये रियल लाइफ का है डज लेवल। एंड वी ऑल वांट आवर स्टूडेंट्स कम अज कम शोज लेवल पे तो हो। डज भी आजकल हम लोग कर रहे हैं, सीपीएसपी लेवल पे हो रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, लेकिन शोज इज व्हाट वी शुड स्ट्राइव आवर स्टूडेंट्स टू बी एट कम। अगर आप एज ए टीचर अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ नोज लेवल पे छोड़ देंगे सब चंद प्रोग्राम्स के, तो आई डोंट थिंक यू आर डूइंग योर ड्यूटी एज अ टीचर। मिलर्स ट्रायंगल हमें बताता है कि हमें कौन से, फॉर एग्जांपल नोज और नोज हाउ
जो कॉग्निटिव पार्ट है उसके लिए यू कैन यूज ट्रेडिशनल एमसीक्यूज एंड कॉन्टेक्स्ट रिच एमसीक्यूज। नोज के अंदर ट्रेडिशनल एमसीक्यूज आ जाते हैं। ट्रेडिशनल एमसीक्यूज वो होते हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती है। द ब्लड सप्लाई टू द थायराइड इज ABCD। ये सिर्फ रिकॉल ऑफ नॉलेज है। knows how is application of that knowledge है knowledge part, लेकिन एक दो levels ऊपर है। A patient with abdominal pain presents to you on examination. There is tenderness in the right upper quadrant. Pain is radiating to the back, and he has intolerance to fatty meal. आपने उसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया अक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस या एमसीक्यू में ये सिनेरियो डाल के आपने एमसीक्यू का सवाल पूछा, तो दिस बिकम्स नोज हाउ। तो नॉलेज पार्ट के लिए आपके पास जो टूल्स हैं जो हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते डिस्कस भी करेंगे वो है ट्रेडिशनल एमसीक्यूज, context rich MCQs and short answer questions. Shows which is actually showing the application of knowledge in controlled environment. उसके लिए best tool is OSCE और 10 लेवल के लिए वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट्स हैं। जो चंद मुझे याद है उनमें डॉप्स है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड प्रोसीजरल स्किल्स, मिनी CX, मिनी क्लिनिकल एग्जाम इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन है, CBD है, केस बेस्ड डिस्कशन है, पोर्टफोलियोज हैं, 360 डिग्री इवैल्यूएशन वगैरह वगैरह हैं। तो अब चूंकि देखिए डॉक्टर शाहनवाज, C1 एंड C2 यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो नोज है वो C1 लेवल को चेक करने के लिए उसके लिए ट्रेडिशनल एमसीक्यूज हैं, या इवन ओरल टेबल वाइवर्स जो है वो भी C1 लेवल चेक करते हैं, जस्ट रिकॉल ऑफ नॉलेज। लेकिन नोज हाउ यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम C2 लेवल चेक करते हैं। थैंक यू सो मच। Let's move on. So please read this slide, and I'm sure you will agree with this. अगर आप सिर्फ MCQs यूज करेंगे तो आप सिर्फ नोज या नोज हाउ लेवल चेक कर रहे हैं। आप उससे ज्यादा ऊपर अपने स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंसी चेक करना चाहते हैं। मैं आपसे कहूँ जी मैंने गाड़ी बड़ी अच्छी सीख ली है, मैं आपको समझा भी दूं जबानी, लेकिन how would you know कि I'm a good driver unless you take me to the road, on the road and ask me to drive? So you make sure कि Miller's Triangle में आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट कम से कम नोज हाउ से ऊपर हो, शोज लेवल पे कम से कम शोज पे हो। अब तो लोग 10 की बात कर रहे होते हैं कि आप OPD में उनको असेस करें कि वो एक्चुअल लाइफ में भी वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो शोज है, दिस इज कॉम्पिटेंसी, does is performance. So now workplace-based assessments check performance, shows के लिए OSCE checks competency. जी, last slot. Another 10 minutes and we'll be done. No tool is the best. कोई एक टूल किसी भी असेसमेंट टूल का बादशाह नहीं है कि बस यार ये सीख लो। हर टूल की अपनी इफादियत होती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव यू आर ट्राइंग टू चूज। नाउ दीज आर द 4 qualities of good assessment. These are known as psychometric properties. Validity is a psychometric property. Reliability is a psychometric property. Objectivity, feasibility. एक चौथा मैंने यहाँ नहीं लिखा है जानबूझ के टाइम की वजह से, and that is educational impact. We will not discuss that at the moment. It's a very simple concept. So a good tool is valid, a good tool is reliable, a good tool is objective, and a good tool is feasible. अगर आप कहें तो मैं इनको एक्सप्लेन भी कर दूं। I'll take a very simple level to explain them. मैं बहुत ज्यादा scientifically, technically नहीं explain करूंगा, मैं इतना explain करूंगा जितना आप समझ सकें. Let's start with the first one. Validity is assessment tool assessing the competency that we expect to assess. Can I ask you a question? Yes or no? Yes, sir.
सिर्फ एक आदमी का जवाब आ रहा है। थैंक यू सो मच। चैट में काफी लोग बैठे हैं। ओके फाइन। मेरा सवाल जरा सा आसान है। अगर आपने टेम्परेचर नोट करना है एटमॉस्फेयर का कि इस वक्त हैदराबाद में या कराची में क्या टेम्परेचर चल रहा है, आप कौन सा टूल यूज करेंगे? थर्मोमीटर सर। थर्मोमीटर। अगर मैं आपसे कहूँ यार फुट रूलर से चेक कर लें टेम्परेचर? सर वो कम वैलिड होगा। आप मुझ पे हंसेंगे कि आप होश में हैं। जी। आप शराफत से मुझे जवाब दे रहे हैं। कोई और किसी और से कहूंगे यार फुट्टा ले ले भाई, टेम्परेचर नोट करें, बोले पागल हुए हो क्या? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द रिस्पेक्ट। तो अगर आपने जो है डॉक्टर हिरा ने कहा जी आई चेक फ्रॉम गूगल। ओह, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस आंसर। यू राइट, हाँ बिल्कुल सही है, एग्रीड, बिल्कुल ठीक है। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ डॉक्टर हिरा के ये कील है, इसको दीवार में लगा दें, मुझे घड़ी टांगनी है, तो जूते की हील यूज करेंगे या हथौड़ा यूज करेंगे या गूगल यूज करेंगे? एक आदमी जूते की हील से कील को टांगे लगाएगा, दूसरा हथौड़ा से। विच इज मोर वैलिड टूल? द हैमर। तो जो डोमेन आपने चेक करना है, क्या आपका टूल वही डोमेन चेक कर रहा है तो वो वैलिड है, अगर नहीं कर रहा तो वो वैलिड नहीं है। नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल। आई एम योर स्टूडेंट and you want to see whether I can communicate with the patient. Can I take a क्या कहना चाहिए, can I give therapeutic information to the patient? Can I communicate a bad news to the patient? Would MCQs be a good tool to check my competency? कि मैं अच्छा communicate कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? क्या No. MCQ? The answer is no, because the MCQs are very good tool, but they are not a good tool to check the domain or the competency you want to check. आप पेपर एंड पेंसिल टेस्ट पे मेरी कम्युनिकेशन स्किल को असेस नहीं कर सकेंगे। आप टीचर हैं और आपके प्रिंसिपल आपसे कहते हैं यार फाइनल के बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स तो जरा चेक करके बताओ कि उनकी जो पिछली दफा क्लास हुई थी उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी भी या नहीं है। तो आप 10 एमसीक्यूज बना के उनको दे देंगे, तो क्या आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो वाकई कम्युनिकेशन कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं? द आंसर इज नो। और जैसे डॉक्टर रबिया ने लिखा है, यू विल डू अ रोल प्ले। सो रोल प्ले इज अ वेरी वैलिड टेस्ट फॉर असेसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर मैं आपसे कहूं जी एंडोट्रेकियल एनेस्थीसिया में जो लोग हैं या जो एटीएलएस करते हैं या जो एसीएलएस वगैरह करते हैं, अगर वो ये चेक करना चाहें कि जी हमने इनको 3 दिन की ट्रेनिंग दी है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की और ये कर भी सकते हैं, तो क्या एमसीक्यूज या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ये अश्योर करेंगे कि इनको करना भी आता है या नहीं आता है? द आंसर इज नो। So for this, MCQs are not a valid test. For them, the valid test would be a actual intubation on a mannequin. But if you want to check knowledge, then MCQs and short answer questions are valid tests. So validity is basically a property of an assessment tool to see whether this tool actually measures the competency that is expected to measure. There are two types of validity, a content validity and a construct validity, and let me explain. Content validity क्या होती है? अगर ये आपका कोर्स है, फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई कम्युनिटी मेडिसिन का प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है, तो इफ यू कैन नॉट चेक द एंटायर करिकुलम, जो सिलेबस है पूरा, वो तो आप चेक नहीं कर सकते ना एग्जाम के अंदर। तो आपने एक सैंपल लेना है जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो उस एंटायर कोर्स का। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू take a test on cardiology, then you will make sure कि एरिथमियास पे भी questions हो और MI पे भी हो और ब्लड प्रेशर के ऊपर भी हो, तो जो भी उसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं
वो उसके, जहाँ अगर मुझे सर्जरी का एग्जाम देना है तो थायराइड में भी से भी सवाल आने चाहिए, ब्रेस्ट से भी आने चाहिए, कोलोरेक्टल से भी आने चाहिए, हेपेटोबिलियरी से भी आनी चाहिए, और वेस्कुलर पे और वगैरह वगैरह पे भी आने चाहिए. सो इफ आई टेक रिप्रेजेंटेटिव topics and compose a question which covers the entire course, then this is known as content validity. अगर मैं 100 MCQ सर्जरी में बनाऊं जिनमें से 70 क्वेश्चन सिर्फ थायराइड के ऊपर हो और बाकी 30 क्वेश्चन बाकी बेल एंड लव में से दिए जाएं, दिस इज पुअर कंटेंट वैलिडिटी. और आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका जो पेपर है वो कंटेंट वैलिडिटी को फुलफिल कर रहा है? थ्रू अ टेबल विच इज नोन एज ब्लूप्रिंट, या जिसको हम TOSP कहते हैं, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन. नाउ दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू. टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले बना दिया जाता है. उसके एक साइड पे वो तमाम टॉपिक्स या ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं और उनके आगे कौन सा टूल लगाया जाएगा और कितने क्वेश्चंस होंगे. मिसाल के तौर पे सर्जरी के अंदर अगर मैं 10 टॉपिक्स लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग विथ हेड एंड नेक एंड पैरोटिड एंड थायराइड एंड ब्रेस्ट एंड एब्डोमेन एंड वेस्कुलर सिस्टम, तो 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस थायराइड में से होंगे, कितने ब्रेस्ट में से होंगे, वो उसमें से पहले लिखे जाते हैं ताकि एक आपके पास पिक्चर हो कि 100 एमसीक्यूज में से कितनी परसेंटेज किस टॉपिक से लेनी चाहिए. कुछ बच्चे थायराइड में बहुत अच्छे होंगे, कुछ बच्चे जो है वो कोलोरेक्टल में बहुत अच्छे होंगे. अगर थायराइड मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं उसमें से 100 में से 90 क्वेश्चंस एमसीक्यूज में दूंगा, तो वो बच्चे जिन्होंने थायराइड बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है वो तो पास हो जाएंगे, लेकिन बाकी बच्चे चूंकि उन्होंने और चीजें भी पढ़ी हुई हैं वो पास नहीं हो सकते उसमें. लिहाजा if you assess the relevant and representative content of the entire course, then this is known as content validity. To assure content validity, you need to take help of table of specification. लिहाजा अगर आज के बाद से आपका डीन या आपका चेयर या आपका प्रोफेसर आपसे कहेगा जी एमसीक्यूज बना के आ जाओ, आप उससे अगला सवाल करेंगे जी मुझे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन दे दीजिए अपने डिपार्टमेंट का, मैं आपको पेपर बना के दे देता हूँ. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो दूसरी टाइप होती है, कंस्ट्रक्ट एक ट्रेट होता है. अगर आपका जो टूल है उस कंस्ट्रक्ट को चेक कर रहा है तो इट्स अ वैलिड टूल. अगर आप कम्युनिकेशन स्किल चेक कर रहे हैं थ्रू अ पेपर एंड पेंसिल टेस्ट, तो दिस इज नॉट अ वैलिड टेस्ट. रिलायबिलिटी. Reliability is another property of a good assessment tool. अगर आप एक दफा मुझे एक टेस्ट देते हैं और मैं 80% ले आता हूं और दूसरी दफा आप सिमिलर लेकिन डिफरेंट टेस्ट दे रहे हैं और मैं उसमें 20% ला रहा हूं, तो दिस इज नॉट अ रिलायबल टेस्ट. आप यू नो व्हाट अ बुल्स आई इज. बुल्स आई पता है किसी को क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज बुल्स आई? Hitting something on target, sir. बुल्स आई क्या होता है वैसे? इट्स अ टारगेट. या इट्स अ टारगेट. ठीक है, आपने वो देखा है जब जहाँ फायरिंग की वहां पे एक सर्कल बने होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, उसके बीच में एक सर्कल होता है, उसके फिर दूसरा बड़ा सर्कल, फिर तीसरा बड़ा सर्कल, फिर चौथा बड़ा सर्कल. दैट इज कॉल्ड अ बुल्स आई. अगर आप मेरा फायरिंग का टेस्ट लें और मैं एक दफा तो सेंटर में गोली मारूं, एक दफा बिल्कुल आखिरी वाले सर्कल पे मारूं और एक दफा बिल्कुल सर्कल से ही बाहर कहीं 2 फीट दूर मारूं, एम आई अ रिलायबल शूटर? द आंसर इज नो. कभी मैं एक जगह, अगर हर दफा मेरा सेंटर पे लगेगी तो आई एम अ रिलायबल शूटर. तो अगर आपका एक टेस्ट एक दफा तो 80% ले आता है एक स्टूडेंट का, दूसरी दफा उसको 10% पे फेल कर देता है, दिस इज नॉट अ रिलायबल टेस्ट. और इसके बहुत सारे कॉजेस होते हैं जिसकी डिटेल में हम नहीं जाते, नीचे लिखे हुए हैं. सैम्पलिंग एरर है, ब्रीफ असेसमेंट है, फ्यू एग्जामिनर्स हैं. इसीलिए सैम्पलिंग एरर को खत्म करने के लिए ब्लूप्रिंट यूज किया जाता है.
छोटी असेसमेंट्स बेकार होती हैं। आज हम आपका टेस्ट लेंगे 5 सवालों का, 5 सवालों का टेस्ट रिलायबल नहीं होता, कम से कम 100 क्वेश्चंस होने चाहिए। और फ्यू एग्जामिनर्स के बजाय ज्यादा एग्जामिनर्स होंगे तो ज्यादा रिलायबल होगा। ऑस्की के अंदर 10 टीचर्स बैठे होते थे, जब हम एग्जाम देते थे दो टीचर्स को देते थे या एक टीचर को देते थे। तो दिस इज रिलायबिलिटी। Objectivity is when you all agree on a predetermined answer. This is an objective test. MCQs are objective tests. Essay types are non-objective tests. So objectivity is degree of agreement between different content experts on a correct answer to a question. अगर एक क्वेश्चन के आंसर पे सब एग्जामिनर्स एग्री करते हैं कि ये इसका करेक्ट आंसर है, तो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। And finally and last slide, feasibility. बहुत अच्छा वैलिड टेस्ट है, बहुत रिलायबल है, बहुत ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास न रिसोर्सेज हैं, न फाइनेंसेस हैं, आपकी क्यू बैंक खाली है, तो वो टेस्ट नॉन फीजिबल होगा। सो फीजिबल टेस्ट इज वन जो कि ओवरऑल आप अप्लाई कर सके बेस्ड ऑन योर रिसोर्सेज। This is called feasibility. So basically, a good assessment tool has five psychomotor characteristics. It should be valid, it should be reliable, it should be objective, and it should be feasible. In summary, assessment and evaluation are two separate things. Assessment judge student, excuse me, and evaluation judges the program. No one instrument can be used for assessment. You have to use multiple instruments to check different levels of competency. And as a teacher, you should know what tool is good for a particular domain. MCQs are good for cognitive domain. OSCE or simulations are good for psychomotor domain, and role play is good for behavior or affective domain. And these are the psychomotor skills. It should be reliable, valid, objective, feasible, and should have a educational impact. Thank you so very much for a very passionate listening. The house is open for question and answers. अगर आपको ज़बानी पूछ सकते हैं ज़बानी पूछ लें, और अगर आप चैट में लिखना चाहें तो चैट में लिख लें। I'll try to answer as comprehensively as possible. जहां मुझे जवाब नहीं आएगा, I'll look into it and we may discuss it in our next session on 14th of January. जी, any questions? Dr. Amtla, you're welcome. Shanawaz, welcome. Bushra, welcome. Dr. Mohammad Ramzan, thank you so much. Dr. Shiraz, Dr. Samina, thank you. Dr. Hira, thank you. Dr. Bushra, thank you. अगर कोई सवाल है जी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, डॉक्टर मुस्लिम, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी समझ लीजिए बात। कैन आई एक्सप्लेन? डॉक्टर मुस्लिम एक सवाल पूछा है, अगर आपके पास टाइम है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मैं समझा दूं आपको? यस सर। ओके, देखें कंस्ट्रक्ट एक वर्ड है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट क्या होता है? व्हाट इज अ कंस्ट्रक्ट? मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इंटेलिजेंस एक चीज है, इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस इज ए कंस्ट्रक्ट। क्या इंटेलिजेंस आपको नजर आती है? आपको इंटेलिजेंस नजर नहीं आती है, ठीक है। इंटेलिजेंस को जज करने के लिए आप कुछ पैरामीटर्स यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनकी मेमोरी अच्छी होती है। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व दूसरों के मुकाबले में जल्दी कर लेते हैं। तो इंटेलिजेंस वो कंस्ट्रक्ट वो चीज होती है जो एक ट्रेट होता है, एक एट्रीब्यूट होता है
लेकिन वो आपको नजर नहीं आता है। तो उसको चेक करने के लिए आप कुछ पैरामीटर्स यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाते हैं, जो जजेस होते हैं उनको कुछ पैरामीटर्स दिए जाते हैं कि जी हाइट देखें, वेस्ट की साइज देखें, वगैरह 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 देखें। तो उन पैरामीटर्स की बुनियाद पे वो मिस वर्ल्ड का आपको वो अवार्ड देते हैं। तो कंस्ट्रक्ट वो चीजें होती हैं आपके स्टूडेंट के अंदर जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती हैं। तो उनको असेस करने के लिए कुछ आप पैरामीटर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंस के लिए आप मेमोरी चेक करते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करते हैं। तो आपका सवाल यह है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है। अगर आपका टूल उन पैरामीटर्स को जज कर रहा है, अगर आपका इम्तिहान आप लेते हैं और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो तो उस इम्तिहान में फेल हो जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, और दूसरे लोग पास हो जाते हैं, तो ये इट्स नॉट अ वैलिड टेस्ट। अगर आपका इम्तिहान इंटेलिजेंस को चेक कर रहा है और वो तमाम लोग जिनकी मेमोरी अच्छी है, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, वो उसमें हाई स्कोर करते हैं, और जिनकी मेमोरी कम है या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी नहीं करते हैं वो कम मार्क्स करते हैं, इसका मतलब कि जो स्कोर्स आपका इम्तिहान आपको डिलीवर कर रहा है वो उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से कर रहा है। इट्स अ वैलिड टेस्ट, इट हैज अ गुड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। अच्छा, असेसमेंट इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स और टीचर्स ऑल्सो, डॉक्टर अब्दुल वदूद? असेसमेंट टीचर्स के लिए भी होती है, बिल्कुल होती है। और बेसिकली टीचर्स अगर इसको प्रॉपरली यूज करना चाहें तो इट्स अ गुड टूल फॉर दिस टीचर्स ऑल्सो। इफ आई टीच एंड एवरीबडी फेल्स इन टुडेज लेक्चर, डॉक्टर मुनीब एक आपको अभी एमसीक्यूज दे दें और उसके अंदर आप सब के सब फेल हो जाएं, तो जो मुझे फीडबैक मिलेगा वो ये मिलेगा कि यू यू डिड नॉट एक्सप्लेन द टॉपिक प्रॉपरली एंड हेंस द ऑब्जेक्टिव्स वर नॉट अचीव्ड। तो ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मैं अगली दफा जब इस टॉपिक पे क्लास लूं तो मैं इस तरह लूं कि आई मेक श्योर दैट यू पीपल अंडरस्टैंड। तो असेसमेंट टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज छोटा सा आपको वाकया बता दूं, अगर आपके पास टाइम है। वो एक बच्चा था, उसने अपने बाप को बोला कि ये जो हमारा पालतू कुत्ता है टॉमी, तो इसको मैंने बोलना सिखा दिया है। अच्छा, आपके भी बच्चे होंगे जाहिर है, बहुत सारे हमारे। तो हर पेरेंट की जिंदगी में कोई टाइम ऐसा आता है जिसमें वो कहता है कि यार ये लर्निंग मोमेंट है और बच्चे को कुछ चीजें सिखाई जानी चाहिए। तो बच्चे ने गलती की है, झूठ बोला है, तो मैंने कुत्ते को कुत्ता तो बोलना सीख ही नहीं सकता है। तो इस बाप ने बेटे को बोला कि अच्छा बेटा, तुमने इसको कुत्ते को बोलना सिखाया, तो जरा इसको बोलो, जरा बात तो करे। तो अब वो कुछ बच्चे होते हैं वो अपने बाप के भी बाप होते हैं, उसने कुत्ते को बोला कि टॉमी बात करो। तो अब टॉमी ने क्या करना था, टॉमी ने दो मिलानी शुरू कर दी। तो बाप वाज लाइक, उसका सीना चौड़ा हो गया, बोला नाउ इज द टाइम टू टीच द चाइल्ड नॉट टू लाई। बोला बेटा आपने अभी झूठ बोला, आपको पता है झूठ बोलना कितनी गलत बात है। तो बच्चे ने उसको जो जवाब दिया वो जरा सुनिएगा और बड़े गौर से सुनिएगा। बच्चे ने कहा अब्बा मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कुत्ते को बोलना सिखा दिया, मैंने ये तो नहीं बोला कि उसने सीख भी लिया है। तो ये फीडबैक जब टीचर को मिलता है कि आपका टीचर जब बाहर आके कहता है कि जी मैंने आप 100 स्लाइडों पे आज जो है ना, आज तो मैंने वेस्कुलर सिस्टम इल्म के समंदर बहा दिए हैं। और भाई आपने तो इल्म के समंदर बहा दिए हैं, आपके स्टूडेंट्स को कुछ आया भी या नहीं आया। सो जब स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव्स अचीव ही नहीं होंगे और वो असेसमेंट के बाद फेल होंगे, तो आई थिंक या तो टीचर को चेंज कर दिया जाए या उसको फीडबैक दिया जाए टू इम्प्रूव हिज और हर टीचिंग। तो द आंसर इज, अगर आप असेसमेंट को अपने लिए यूज करना चाहें तो इट इज अ वेरी गुड टूल फॉर योर ओन रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। एनी अदर क्वेश्चन? सॉरी, मैं सवालों के इतने लंबे जवाब दे देता हूँ कि कोई पूछते ही नहीं सवाल हुआ। So, shall we call it a day, Dr. Munir? Yes, sir. If there are no further questions, so thank you. I would like to thank all of you for a very passionate and very interactive learning.
इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को जिंदगी की मुलाकात होगी सुबह 10 बजे and we'll be discussing different tools with special focus on single best type multiple choice questions, what are their parts, और एक्चुअली हम आपसे बनवाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुनीर को कुछ देर के बाद कि आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दी जाए which should not take more than 5 minutes। तो वो अभी तो उसके बारे में ना सोचे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो I'll be seeing you inshallah next Sunday. Thank you very much. Have a wonderful weekend. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Walaikum salam. Thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.